हाय एवरीवन, वेलकम है सभी बच्चों का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। आई थिंक ये सेकंड है। अ न्यू सक्सेस इसका टाइटल है आर्टिकल का। आर्टिकल लिखा गया है स्पेस प्रोग्राम्स में कोलैबोरेशन पे। स्पेस के फील्ड में नई नई रिसर्च क्या हो रही है इस बारे में आप जानेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल को एज ऑलवेज अपने क्विज के साथ में। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बेसिक लेवल से आपकी इंग्लिश को सुधारना। हिंदी मीडियम वाले को, पंजाबी या गुजराती बंगाली वाले को इंग्लिश मीडियम वाले के बराबर लाना। तो खाली ऐसा ना हो कि मैं पढ़ता हूँ और आप देखते हो, ऐसा ना हो। आपको साथ में पढ़ना है और जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। 7 क्वेश्चंस हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि 7 में से आपको 7 मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस इस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। अ न्यू सक्सेस क्या होता है भाई? सक्सेस कामयाबी, सफलता। और न्यू का मतलब है नई। करे जी एक नई कामयाबी हमें मिली है। ऑन कोलैबोरेशन इन स्पेस प्रोग्राम्स, बात हो रही है कोलैबोरेशन की, सहयोग की, कोऑपरेशन की स्पेस प्रोग्राम्स में। स्पेस के फील्ड में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मान लीजिए नासा और इसरो मिलकर कुछ काम करें तो ये कोलैबोरेशन कहलाएगा, आपसी सहयोग कहलाएगा। कोलैबोरेशन जो वर्ड है ना, इसको आप कोऑपरेशन तो बोलते ही हैं, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है और मैं ब्रेक करके बताऊंगा ताकि याद रहे आपको। सिनर्जी। सिनर्जी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वर्ड बना कैसे है? इसको आप बोल सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी। देखा कैसे बना है वर्ड? सिंक्रोनाइज मतलब मिलजुल करके होने वाली चीज, एक साथ होने वाली चीज। एनर्जी का मतलब होता है आपके अंदर की एनर्जी। अगर 2-3 लोग मिल करके अपनी एनर्जी किसी चीज में लगाएं, एक साथ मिलजुल के लगाएं, तो उनकी जो सिंक्रोनाइज्ड या मिली जुली एनर्जी होगी उसी को बोल देंगे सिनर्जी। तो ऐसे ही अंग्रेजी में वर्ड्स बनते हैं। सिनर्जी वर्ड को नोट करें, आज मैंने क्विज में आपसे पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। करें स्पेस इज एन एरिया दैट नेसेसिटेट्स एक्सपेंसिव कोलैबोरेशन। करें स्पेस एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जो जरूरी बनाती है, नेसेसिटेट करती है। नेसेसरी यानी जरूरी, नेसेसरी यानी जरूरी। नेसेसिटेट एक वर्ब है, नेसेसरी से बना है, इसका मतलब है जरूरी बनाना। कह रहे जी स्पेस एक ऐसा एरिया है जो जरूरी बनाता है एक्सपेंसिव कोलैबोरेशन को, ऐसे कोलैबोरेशन को जो बहुत महंगा हो। एक्सपेंसिव तो आप जानते ही हैं, महंगी चीज़ों को बोलते हैं ना एक्सपेंसिव। ठीक बोल रहा हूँ ना? चलिए, स्पेस की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है नेसेसिटेट्स। अब दो चीज़ों पर नज़र डालना। पहला तो ये वर्ड है एक्सपेंसिव। देखो, जो आप एक्सपेंसिव सुनते हो, महंगा, कॉस्टली, वो वर्ड होता है एक्सपेंसिव। समझ पाए? PEN वाला। और ये वर्ड है एक्सपांसिव। एक्सपांसिव का मतलब है जो बहुत बड़ा हो अपने दायरे में। ये वर्ड बना है एक्सपांस से। एक्सपांस का मतलब है एरिया। तो ऐसी चीज एक्सपांसिव होगी जिसका एरिया बहुत बड़ा हो, जो ब्रॉड हो। और एक्सपांसिव का एक और मीनिंग भी होता है आम बोलचाल में, फ्रेंडली एंड टॉकेटिव। अगर आपका एक्सपांसिव मूड है या एक्सपांसिव स्टाइल है ना, बातचीत करने का, तो आप सबको अपने दायरे में लेके फ्रेंडली तरीके से बातचीत करते हो, जिंदा दिल आदमी हो, सोशल आदमी हो। समझ पाए इस बात को? तो एक्सपांसिव वर्ड किसी बड़े दायरे वाली चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, और एक्सपांसिव वर्ड किसी आदमी के उन गुणों के लिए भी यूज़ होता है जो आदमी सबको अपना दोस्त बना ले, जो बड़ा फ्रेंडली और टॉकेटिव हो। तो इस तरीके से वर्ड आपको याद रखना है। ये एक्सपेंसिव से अलग है, एक्सपेंसिव यानी महंगा। चलिए, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटिव प्रोनाउन का। बहुत बार कर चुके हैं लेकिन बार बार रिवीजन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है, आपको भी चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। इंग्लिश में अपने पास 4 प्रिंसिपल रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, विच, दैट और वट। और हर बच्चे को ये आना चाहिए कि कब कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपकी फाउंडेशन खराब है अंग्रेजी में। आप उस बच्चे की तरह हैं जो हर क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, सेंटेंस के हर सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज होता है। जिसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आते हैं वो लड़का हमेशा अंग्रेजी में तुक्का ही मारता है। तो आपको तो ऐसा नहीं बनना। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो या जिसे। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है जहां पे जो या जिसे वाला मीनिंग आए। और कहाँ किसको लगाना है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। अगर जो या जिसे लगा करके आपको किसी प्रॉपर नाउन को बताना हो जो ह्यूमन हो, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, सुभाष घई, समझ पा रहे हो? प्रॉपर नाउन जो ह्यूमन हो, जाना माना आदमी जो ह्यूमन हो, तब आपको जो या जिसे के लिए हु का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपका नाउन प्रॉपर हो लेकिन नॉन ह्यूमन हो,
जानी मानी चीज हो, इंसान नहीं चीज हो। ताजमहल, लाल किला, गंगा नदी, सिंधु नदी, हिमालय पर्वत, सब प्रॉपर नाउन है लेकिन इंसान नहीं है, तब आपको लगाना है विच। इतना समझ गए? जानी मानी चीज हो लेकिन इंसान हो तो जो या जिसे के लिए हु लगाया जाता है। जानी मानी चीज हो लेकिन चीज ही हो, इंसान ना हो, तो विच लगाया जाता है। अगर चीज जानी मानी ना हो, ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, इंसान हो या चीज हो लेकिन जानी मानी ना हो, कॉमन नाउन हो, तब आपको दैट लगाना है। जैसे लड़के, कुर्सियां, लड़कियां, स्टूडेंट्स, घर, शहर, नदियां। मैं नदियां बोल रहा हूं, कोई जानी मानी नदी का नाम तो लिया नहीं मैंने। तो जब कॉमन नाउन हो, चाहे आदमी हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, आपको दैट लगाना है, जो जिसे के लिए। और जब आपको नाउन ही ना दिख रहा हो, जो या जिसे जिसके लिए लगाना है वो दिख ही ना रहा हो सेंटेंस में, तब वट लगाना है। कितना इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट ये। चलो अब आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं एग्जामिनर कैसे आपको उल्लू बनाता है। मिस्टर मोदी, विच इज द सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया, एड्रेस द कॉन्फ्रेंस। मोदी साहब, अब देखो यहां लगाया गया जो इंडिया के सर्विंग पीएम है, कुर्सी पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया कॉन्फ्रेंस को। ये पूरा जो फ्रेज है बीच में, ये होगा रिलेटिव क्लोज, और ये जो विच लगाया गया है इसका सब्जेक्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब मोदी जी के लिए जो या जिसे की बात हुई है, जो कि इंडिया के सर्विंग पीएम है, तो मोदी जी एक प्रॉपर नाउन है और ह्यूमन है, तो मुझे चुपचाप यहां पे हु लगाना है। एग्जामिनर ने विच लगाया होगा लेकिन मुझे हु लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल बजट फॉर रेनोवेशन ऑफ द ताजमहल। सरकार ने अनाउंस किया है खास बजट को ताजमहल की रेनोवेशन के लिए, मरम्मत के लिए। रेनोवेशन यानी मरम्मत। अब ये ताजमहल क्या है? दैट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वही ताजमहल है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जोकी की बात आई, और जोकी किसके लिए आया? ताजमहल के लिए आया। ताजमहल जानी मानी चीज़ है लेकिन नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन्स के लिए और जानी मानी प्रॉपर नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विच का। तो यहां लिखेंगे दैट इज नहीं, विच इज। ईजी है ना भाई? कोई ऐसी चीज़ तो मैंने नहीं बताई जो रटनी पड़े आपको। लॉजिक है, लगाओ लॉजिक, मैथ्स का फॉर्मूला की तरह है। तो एक सेंटेंस और बनाते हैं। द हाउस विच इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग्स टू एन ओल्ड कपल। वो घर जो सिचुएटेड है, बसा हुआ है गली के किनारे पे, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट पे, वो बिलोंग करता है एक ओल्ड कपल को, एक बूढ़ी दंपत्ति को। यानी इस घर में एक बूढ़ी दंपत्ति रहती है। मुझे बताओ, हाउस के लिए आपने विच लगाया है और जोकी की बात कर रहा है। हाउस जो कि गली के नुक्कड़ पे रहता है ना, गली के नुक्कड़ पे बना हुआ है। क्या ये हाउस कोई जाना माना हाउस है? इसका नाम कोई ओपेरा हाउस है? इसका नाम कोई ओबेरॉय हाउस है? अरे कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, घर। जब इसके नाम आगे कुछ और लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप का घर है ना, नरेंद्र मोदी का घर, तब ये खास घर होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अभी तो ये घर है, कॉमन नाउन है। तो जो जानी मानी चीज ना हो, कॉमन नाउन हो, उसके लिए आप दैट लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे दैट इज सिचुएटेड। आगे बात समझ में? चलिए। द मैनेजमेंट फाइनली अग्रीड टू व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स यूनियन। मैनेजमेंट फाइनली अग्री कर गई, मान गई उन चीज़ों को जो कि डिमांड थी वर्कर्स यूनियंस की। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स यूनियंस। अब देखो, जोकी के लिए आपने व्हाट लगाया है, मान लीजिए यहां पे दैट लगा दूं मैं, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, जोकी के लिए दैट लगाया है तो दैट का एंटीसीडेंट क्या है? दैट किसके लिए आएगा? दैट किसके लिए आएगा भाई? अग्री किस चीज से हुई? उस चीज का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ यहां। द मैनेजमेंट फाइनली अग्री टू द प्रपोजल, द मैनेजमेंट फाइनली अग्री टू द डिमांड, कोई नाउन तो यहां है ही नहीं। मतलब जब भी रिलेटिव प्रोनाउन जोकी वाली चीज के लिए आए और जोकी वाली चीज का नाम ना दिया गया हो, यानी एंटीसीडेंट गायब हो, तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है जो कि होता है वट। ठीक है, तो यहां पे वट बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसके लिए वट आया है वो सेंटेंस में उस चीज को वट के बिल्कुल पहले नहीं लिखा हुआ। बाद में तो लिखा ही हुआ है, डिमांड तो आ ही रहा है ना वट के लिए, लेकिन वट से पहले आना चाहिए, पहले नहीं आया हुआ। तो ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करें। जिस बच्चे को डिटेल में सीखना है, क्योंकि ये तो छोटी सी क्लास है, 5 मिनट में कितना सिखाऊंगा, आप ऊपर एक वीडियो डाल रहा हूँ, आधे घंटे में सारे रिलेटिव प्रोनाउन इसमें कवर करें। ठीक है, डिटेल में आधे घंटे के अंदर सीख लोगे तो जिंदगी भर याद रहेंगे। 2 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, सब बच्चे इनको ट्राई देंगे और आपको रिलेटिव प्रोनाउन को सही करके बताना है। पहले में मैंने लगाया वट, दूसरे में मैंने लगाया वट। ठीक है, वट का वट रखें या दैट बनाएं या विच बनाएं या हु बनाएं, जो आपको लगाना हो लगाएं। दोनों सेंटेंस को सही करके कमेंट सेक्शन में डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको ट्राई देनी है होमवर्क को ढीठ नहीं बनना है। ठीक है, ढीठ बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सीखो यार, सीखने तो आए हो यहाँ। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की जो है वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स मोटे मोटे एक साथ देख लो ताकि स्मूथली इसको पढ़ सको।
एक लाइक और एक शेयर दे दो क्लास को अभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये क्लास आपको हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे मिलती है। और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, रेलवेज, डिफेंस, मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com, मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि बहुत कम प्राइस पे आपको सभी एग्ज़ाम्स का एक सिंगल मॉक टेस्ट पास टेस्ट बुक पे मिल जाता है, जिसमें 700 एग्ज़ाम्स और 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी कवर्ड होते हैं। तो 263 रुपीज़ में इस मॉक टेस्ट पास को ईयरली वैलिडिटी के साथ में आप बाय कर सकते हैं टेस्ट बुक से ड्यूरिंग द सेल। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें और जो भी आपको प्राइस दिखाएगा आपको कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खट के हो जाएगा 263 रुपीज़। इसी तरीके से मॉक टेस्ट पास का प्रो वर्जन भी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको मॉक की फॉर्म में। प्रो वर्जन का प्राइस रहता है 351 रुपीज़। आप चाहें तो इस वर्जन को भी देख सकते हैं। तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, अपने हिसाब से जो भी आपकी ज़रूरत हो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलिए वो कैब शीट है अपनी, टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया कमेंट सेक्शन में। बहुत फ़ायदे हैं टेलीग्राम के, सारे नोट सारे नोटिफिकेशन आपको सुबह एडवांस में मिल जाते हैं। अब इस शीट को मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, जिनके फ़ोन छोटे हैं बच्चे पढ़ सकें। एक्सपांसिव है पहला वर्ड, अभी आपको बताया था मैंने। जिसका दायरा बहुत बड़ा हो वो भी एक्सपांसिव, और जो फ्रेंडली और टॉकेटिव हो, बोलचाल करने वाला या सोशल आदमी हो, सामाजिक प्राणी हो, वो भी एक्सपांसिव। यूज़ करके दिखाता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ मेड एन एक्सपांसिव ऑफर ऑफ पीस एंड सेटलमेंट। सरकार ने एक एक्सपांसिव ऑफर को मेक किया है पीस और सेटलमेंट का, शांति और समझौते का। और किसके सामने? टू ऑल अपोजिशन पार्टीज, सभी विपक्षी पार्टियों के सामने। अब ये ऑफर कैसा होगा? देखो फर्स्ट वाला मीनिंग देखें तो ये बहुत बड़े दायरे वाला ऑफर होगा, इसमें बहुत चीज़ें शामिल होंगी, बहुत बड़ा इसका दायरा होगा। और अगर दूसरा वाला मीनिंग देखें तो ये ऑफर बड़ा फ्रेंडली होगा, बड़ा सोशल होगा, दिल खोल करके बनने वाला ऑफर होगा, है ना, जिसमें सब लोगों को आप दोस्त बना के चलते हैं, दोस्ताना होगा। तो ये ऑफर बड़ा भी हो सकता है दायरे में और दोस्ताना भी हो सकता है। एक्सपांसिव वर्ड दोनों ही मीनिंग यहाँ पे बता रहा है। दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन इस सेंटेंस में दोनों ही मीनिंग मैंने अप्लाई कर दिए। एक ही वर्ड दोनों का काम करवाओगे तो चल जाएगा ये, है ना। अब ये जो दोनों मीनिंग्स हैं इनके अलग अलग आपको सिनोनिम्स बता देते हैं। बड़े दायरे वाली चीज़ को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या वाइड रेंजिंग, और फ्रेंडली और दोस्ताने वाली चीज़ को बोलते हैं कन्वीवियल, ग्रिगेरियस, लोक्वेशियस और एफर्विसेंट। एफर्विसेंट एक बड़ा ही कॉमन वन वर्ड है, एसएससी बैंक्स में पूछा जाने वाला, ठीक है। जिंदा दिल चीज़ को बोलते हैं एफर्विसेंट, है ना, एकदम जोश भरी हो, सबसे मिलने जुलने वाला इंसान हो, एफर्विसेंट। ग्रिगेरियस भी याद रखना, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। एक्सट्रीमली सोशल आदमी, एक्सट्रोवर्टेड आदमी, ग्रिगेरियस। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी में धीमे धीमे कमी होना। जैसे पंखा 5 नंबर पे चल रहा हो और जब आप उसको बंद करेंगे तो क्या वो अचानक से रुक जाएगा? क्या 5 नंबर से 4 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, 1 की स्पीड पे, और फिर अल्टीमेटली स्टॉप होगा। तो ये पंखा जो है ना, इसकी स्पीड खत्म नहीं होती, सबसाइड होती है, डिक्रीज होती है इंटेंसिटी में धीमे धीमे। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड। एक्टर की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म होने लगी आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के बाद। वेन करना भी बोलते हैं, डाई डाउन करना भी बोलते हैं, पीटर आउट या टेपर ऑफ भी बोलते हैं। आज आप वेन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। अभी 2-3 दिन पहले टेपर ऑफ आया था, उससे 15 दिन पहले पीटर आउट आया होगा कहीं पे, है ना। अगला वर्ड है अपना एसेंट। ये 2 वर्ड है, इनको एक साथ बना के रखो। असेंट का मतलब होता है चढ़ाव, उछाल। डिसेंट है इसका एंटोनिम, यानी गिरावट। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो वो आपका असेंट होता है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आगे बढ़ते हो तो असेंट होता है। जब पहाड़ से उतरते हो तो वो आपका डिसेंट होता है, ठीक है, उतार होता है। तो आज डिसेंट यानी उतार नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द पीएम नरेंद्र मोदी असेंट टू पावर वॉज रैपिड एंड अनएक्सपेक्टेड। पीएम मोदी का जो राइज था, क्लाइंब था या असेंट था पावर में, वो बहुत तेजी से हुआ और अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से हुआ और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो ये वर्ड आर्टिकल में सिनोनिम जो है एंटोनिम इसका देखोगे आप, डिसेंट। अगला वर्ड अपने पास कॉबल। कॉबल क्या होता है पता है आपको? कॉबल का मतलब होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, कॉबलर एक वर्ड होता है। कॉबलर एक ऐसा आदमी जो जूते बनाता है ना। आम लैंग्वेज में इसको शू मेकर या मोची बोलते हैं। बड़ी बड़ी दुकान वाले, आपने बाटा, ये लखानी, समझ रहे हो, ये सब कॉबलर्स हैं, क्योंकि ये शूज़ को बनाने का काम करते हैं। तो कॉबल जो बना है वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना।
जैसे शू मेकर आपके शू को रिपेयर करता है ना, टांका लगाना, नया उसके ऊपर सोल लगाना, कुछ भी करना जो भी। अब कॉबल टुगेदर फ्रेजल वर्ब जो बनाई गई है ना, ये उसी शू मेकर से ली गई है। छोटे छोटे टांके लगा करके किसी टूटे हुए जूते को भी फिर से चलता कर देना, छोटे छोटे जुगाड़ करके बने हुए खराब हुए काम को फिर से बना देना। समझ पाए मेरी बात को? कॉबल टुगेदर का मतलब होता है जुगाड़ करना, देसी भाषा में बता रहा हूं आपको मैं, जुगाड़ करना। ठीक है, जुगाड़ करने को असेंबल करना भी बोलते हैं, पैच टुगेदर करना भी बोलते हैं। पैच का मतलब होता है टांके लगाना, समझ गए ना। कॉबल तो वो जो मोची लगाता है, छोटे छोटे जो है चमड़े के पीस लगाएगा जूते पे, चमड़े को दुरुस्त करेगा, है ना, जूते को। और पैच का मतलब होता है जो दर्जी लगाता है, कपड़े के ऊपर टांके लगा के कपड़े को फटे हुए को सही करता है। तो कॉबल टुगेदर, पैच टुगेदर, टांके लगा के जुगाड़ करके किसी चीज़ को सही करना। द ओल्ड हाउस वॉज कॉबल टुगेदर फ्रॉम वेरियस मटीरियल्स फाउंड अराउंड द नेबरहुड। ये जो पुराना घर था, इसको जुगाड़ लगा के बनाया गया था, कॉबल टुगेदर किया गया था तरह तरह की चीज़ों से जो आस पास में पाई गई, नेबरहुड में और आस पड़ोस में जो फाउंड हुई। कहीं से छोटी मोटी ईंटें मिल गई, बजरी मिल गई, इकट्ठा करके घर बना दिया, है ना, लकड़ी मिल गई। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास फ्लैग। फ्लैग देखो, बताने को तो दो मीनिंग्स हैं, लेकिन याद कैसे रहेंगे? फ्लैग का मतलब होता है झंडा नाउन फॉर्म में, और वहीं से इसके दोनों मीनिंग्स बनाए गए हैं। फ्लैग का पहला मीनिंग होता है कमजोर हो जाना। झंडे को अगर हवा ना मिले तो वो कैसे लटकेगा भाई? भाई हवा लगी तो ऐसे और नहीं लगी तो ऐसे, ऐसा ही होगा ना। तो अगर आप झंडे की तरह लटक जाएं जब झंडे को हवा ना मिले, तो आप फ्लैग्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं, लाइफलेस या बेजान हो जाते हैं। तो ये पहला मीनिंग। दूसरा, अगर आप कोई इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी हैं रेलवे के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, और आप पटरी की मरम्मत करने निकले या इंस्पेक्शन करने निकले, और पटरी में कहीं आपको कुछ टूटा हुआ मिला, तो आप क्या करेंगे? वहां पे एक फ्लैग लगा देंगे, लाल रंग की झंडी, है ना। वो फ्लैग लगा करके आप पीछे आने वाले इंजीनियर को इशारा करेंगे कि भाई यहाँ देखो, यहाँ कुछ कमी है। अगर आप कोई ऑडिटर हैं, आप किसी फाइल को ऑडिट कर रहे हैं, फाइल में कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखा, कुछ गलत या सही, तो फाइल के ऊपर आप एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फ्लैग लगा देंगे, ताकि उस सीधे उस टुकड़े तक, कागज तक, फाइल में कोई भी जा सके। तो फ्लैग लगाने का मतलब होता है किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना, सबका ध्यान खींचना, जो गलत है, जो इंटरेस्टिंग है, नोटिफाई करना किसी चीज को। समझ पाए? तो झंडे से दोनों वर्ड बने। द अकाउंटेंट फ्लैग द इरेगुलरिटीज। अकाउंटेंट ने फ्लैग कर दिया, झंडा लगा के दिखाया, या सबकी तरफ निशान खींच के दिखाया इरेगुलरिटीज की तरफ या कमियों की तरफ जो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी के बैलेंस शीट में। और दूसरा मीनिंग देखो, इवन आफ्टर मल्टीपल लॉसेस द टीम्स कॉन्फिडेंट नेवर फ्लैग्ड। यहां तक कि मल्टीपल लॉसेस के बाद, बहुत सारी हारों के बाद, टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी बेजान नहीं हुआ, फ्लैग नहीं हुआ, थका नहीं। ठीक है, टीम्स कर लेना, यहाँ पे एस थोड़ा सा वो है, मिसिंग है। चलिए, डिटेल में करवा दिए, वर्ड्स ऐसे ही बने हैं जैसे अंग्रेजों ने बनाए हैं, उसी तरीके से आपको मैं सिखाता हूं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। स्पेस के फील्ड में यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। इस कंपनी ने वही करके दिखाया है जो भारत के इसरो ने करके दिखाया है। कहने को तो इसरो ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अमेरिका में वही काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। और ये कैसे हो रहा है? अमेरिकन सरकार का एक स्कीम है जिसमें नासा अपना पैसा और अपनी एक्सपर्टीज प्राइवेट कंपनियों से शेयर करती है, ताकि नासा के बहुत सारे जो है ना हाथ हो जाएं, मल्टीपल कंपनियां उसकी आर्म बनके, उसके हाथ बनके स्पेस के फील्ड में उसको मदद करें। तो कह रहे जी एक नई कामयाबी मिली है, लेकिन ये कोलैबोरेशन से मिली है, भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए। और लास्ट में आपको बताएगा भारत सबक ले भी रहा है। हम भी अपनी प्राइवेट कंपनियों को स्पेस के फील्ड में एनकरेज कर रहे हैं कि वो इसरो के साथ मिलकर कुछ अच्छा करके दिखाएं। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, टोन में आपको लास्ट में बताऊंगा आर्टिकल के। मून लैंडिंग्स आर पिकिंग अ पेस फॉर द सेकेंड टाइम इन हिस्ट्री। मून के ऊपर जो लैंडिंग्स हैं, मून के ऊपर जो जाने का काम है, लैंड करने का काम है, ये सब काम जो है पिक अप पेस कर रहा है। पेस यानी रफ्तार, पिकअप करना यानी पकड़ना। ये काम रफ्तार पकड़ रहा है, ये काम चलन में आ रहा है, दूसरी दफा आ रहा है फॉर द सेकेंड टाइम हिस्ट्री में, इतिहास में। पहली दफा कब आया था? जब अमेरिका ने और रशिया ने अपने अपने सोलर जो है मून लूनर मिशन भेजे थे 60s में, 70s में, है ना। अब दूसरी दफा 70 साल बाद फिर से हर कंट्री अपना मून पे एक मिशन भेज रही है, एक रॉकेट भेज रही है। कह रहा है लेकिन बट नाउ विद मोर कंट्रीज एंड नोवल डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस इन द मिक्स। कह रहा है लेकिन इस दफा जो हो रहा है वो और ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। पहले अमेरिका और यूएसएसआर ही थे, अब चाइना भी है, रशिया भी है, जापान भी है, सभी आ गए हैं इसमें।
और नई नई डेफिनेशंस भी मिल गई हैं, नोवल डेफिनेशंस भी मिल गई हैं। नोवल मतलब नई नई सक्सेस किया, कामयाबी की इस पूरी खिचड़ी में, पूरे मिक्स में। तो अब कामयाबी सिर्फ यही नहीं है कि मून तक कौन पहुंचेगा, कामयाबी और भी है। मून तक कौन आराम से पहुंचेगा, कौन बिना ठोके फोके पहुंचेगा, है ना। किसी कंट्री का रॉकेट गिर जाता है, मून पे क्रैश हो जाता है, किसी कंट्री का आराम से लैंड होता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, ये सारी डेफिनेशन जो है अब उनकी खिचड़ी भी बन चुकी है। मून लैंडिंग्स आपका सब्जेक्ट है। आर पिकिंग अप द पेस, इसकी वर्ब है पिकअप पेस करना, किसी चीज़ का रफ्तार पकड़ना। नोवल का मतलब होता है नया, नूतन, नवीन। नोवल वर्ड को नोबल वर्ड से कंपेयर जो है कंफ्यूज ना करें। नोबल देख रहे हो, स्पेलिंग भी अलग है। इसका मतलब होता है खानदानी, हाई कैरेक्टर का। समझ पाए ना। तो नोवल और नोबल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। आगे कह रहे हैं चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कंफर्म दैट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और इसरोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड एंड द चॉइसेस इट मेड। कह रहे हैं चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है, देखो नई नई डेफिनेशन आ रही है ना। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? बिना ठोके फोके, बिना किसी जगह भिड़े मून के ऊपर लैंड करना। एक तो आप गिर गए, आपका रॉकेट ही गिर गया मून पे, तो लैंड तो अपने आप ही हो गया वो, वैसी लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, प्यार से गिरना है। कह रहा हमारे चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है 1 साल पहले, 6 महीने पहले, इसने कंफर्म कर दिया, इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया दैट वो ये कि भारत की जो इसरो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है उन टेक्नोलॉजीज़ की और उन प्रोसेसेस की जो इन्वॉल्व है इस पूरे काम में, और जो चॉइसेस हैं, जो विकल्प हैं इसरो ने जो चुने, जो चॉइसेस को इसने मेक किया। अब देखो बीच का सारा छोड़ दो, डैश से डैश का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहे ये सारी चीज़ें आर करेक्ट, ये सही हैं। इस चीज़ ने इस चीज़ की पुष्टि कर दी कि भारत मून के फील्ड में जो भी काम कर रहा है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है और जो भी विकल्प चूज किए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत मून पे सॉफ्ट लैंड कर चुका है। समझ गए? इंडियाज अंडरस्टैंडिंग एंड इसरोज चॉइसेस, इन दोनों की वर्ब है आर, इट की वर्ब है मेड, बीच में लगा हुआ है दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको ओमिट कर दिया जाता है अंग्रेजी में। दैट रिलेटिव प्रोनाउन ना भी लिखो तो अंडरस्टूड होता है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिख दोगे तो भी ठीक है। चॉइसेस दैट इट मेड या चॉइसेस इट मेड, है ना। अब ये बीच में क्या लिखा हुआ, बीच वाला भी पढ़ो। कह रहा है जी एज एन इंप्रेसिव स्पेस रिसर्च एंड फ्लाइट प्रोवाइडर इमर्जिंग फ्रॉम कॉलोनियल शैडोज, ये हमारी वो चॉइसेस हैं, ये हमारी वो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो एक है एक इंप्रेसिव स्पेस रिसर्च और फ्लाइट प्रोवाइडर के तौर पे। एक ऐसी कंपनी जो स्पेस में रिसर्च भी करती है और दूसरी कंपनियों के रॉकेट को फ्लाइट भी देती है ना, उनके सैटेलाइट को स्पेस में ले जाती भी है। और जो इमर्ज फ्रॉम हो रही है, जो उभर करके आ रही है, अपीयर फ्रॉम हो रही है, और कहाँ से? कॉलोनियल शैडो से, ऐसी परछाई से जो उपनिवेशवादी थी, जो गुलामी की थी। तो पहले हम गुलाम रहे, लेकिन 70-80 सालों में हमने अब ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ के गुलामी को, एक स्पेस रिसर्च की पावर हम बन चुके हैं, है ना। इस तौर पे भारत ने काम करके दिखाया। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है सिमिलरली द फेलियर ऑफ लूना 25 मिशन वुड हैव टॉट रशियाज रॉसकोमॉस समथिंग अबाउट व्हाट इट गॉट रॉन्ग। कह रहा है इसी प्रकार से जो फेलियर है, जो नाकामयाबी है लूना 25 मिशन की, कह रहा है इस फेलियर ने भी सिखाया होगा। वुड हैव टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, सिखाना। वुड हैव मतलब होता या होगा। तो कह रहा है इसने भी सिखाया होता या सिखाया होगा रशिया के रॉसकोमॉस नाम की एजेंसी को, और किस बारे में? कुछ इस बारे में, अबाउट व्हाट, जो कि इसने गॉट रॉन्ग किया, जो कि इसको गलत समझ में आया। गेट यहाँ पे समझ की बात कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की बात कर रहा है, जो ये गलत समझ पाई, है ना, उसके बारे में कुछ सिखाया होगा। और कैसे? पर्टिकुलरली एज अ स्पेस एजेंसी हुज रेपुटेशन इज ऑन द वेन, खास करके एक स्पेस एजेंसी के तौर पे जिसकी रेपुटेशन ऑन द वेन है, उतार पे है, सबसाइड हो रही है, कम हो रही है। और कब? आफ्टर स्पेक्टेकुलर हाइट्स, हाइज, देखने लायक हाइज के बाद में, बहुत बड़ी बड़ी, समझ गए ना, हाइज के बाद में। रशिया सबसे पहले बाहर गया था, है ना। स्पुतनिक नाम से इनका जो सैटेलाइट था, उसके थ्रू दुनिया की पहली कंट्री बना था रशिया स्पेस फ्लाइट करने वाला, 50s के अंदर, 60s के अंदर। तो पहले इसने खूब हाइज देखी हैं इनकी रॉसकोमॉस ने, लेकिन इस बार इनका चंद्रयान जो है लूना 25 मिशन, वो गलत गया, वो क्रैश हो गया, और इससे इसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो इसने गलत किया इस मिशन में। इट गॉट टू लर्न समथिंग अबाउट व्हाट इट गॉट रॉन्ग, ठीक है। फेलियर की वर्ब है वुड हैव टॉट, सिखाया होगा, वुड हैव टॉट। इट की वर्ब है गॉट,
गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, है ना, गेट मतलब अंडरस्टैंड करना। रेपुटेशन की वर्ब है इज, ऑन द वेन होना यानी उतार पे होना, किसी चीज़ का धीमे धीमे कम होना, सबसाइड होना। स्पेक्टेकुलर यानी देखने लायक। कह रहा है ऑन February 2022 US बेस्ड इंट्यूटिव मशीन्स और IM बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सॉफ्ट लैंड अ रोबोटिक क्राफ्ट ऑन द मून। कह रहा है 22 फरवरी को अमेरिका में बेस्ड ये जो कंपनी है IM जिसका नाम है, ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जो सॉफ्ट लैंड करे, जो बिना ठोके बिना क्रैश किए लैंड करवाए एक रोबोटिक क्राफ्ट को, एक अनमैन्ड जो है व्हीकल को, एरियल व्हीकल को मून पे। तो समझ गए, क्राफ्ट जो स्पेस क्राफ्ट था, ये जो प्लेन था, ये रोबोटिक था। हम इसको धरती से ही कंट्रोल कर रहे थे बिना किसी आदमी को ऑन बोर्ड भेजे। तो इस कंपनी ने करके दिखाया, पहली एक कंपनी बन गई 22 फरवरी को। इंटरैक्टिव इंट्यूटिव मशीन से कंपनी का नाम है, पीछे एस लग गया है लेकिन ये सिंगुलर ही रहेगी, इसकी वर्ब है बिकेम। कह रहा है द सक्सेस ऑफ मैनी स्पेस रिसर्च प्रोवाइडर्स इन द US इज रूटेड इन क्रूशियल सपोर्ट फ्रॉम नासा इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। कह रहा है कामयाबी जो है कई सारे स्पेस सर्विस प्रोवाइडर्स की अमेरिका में, स्पेस एक्स है इलॉन मस्क का, फिर IM नाम की कंपनी और आ गई। कह रहा है ये सक्सेस रूटेड है, रूट यानी जड़, इस सक्सेस की जड़ है, इस सक्सेस का आधार है वो क्रूशियल सपोर्ट, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो नासा से इन कंपनियों को मिलता है उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में, उन सालों में जब ये कंपनियां फॉर्म हो रही होती हैं, यानी शुरुआती सालों में। सब कंपनियों को सक्सेस इसीलिए मिली है क्योंकि नासा इनकी शुरुआत के वक्त खूब जो है मदद करता है। सक्सेस की वर्ब है इज, रूटेड यानी ग्राउंडेड होना, बेस्ड होना, ठीक है ना, आधारित होना। कह रहा दिस इज ट्रू इन IM's केस एज वेल। कह रहा ये बात सच है इंट्यूटिव मशीन्स नाम की कंपनी के केस में भी। कह रहा बट विद इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फासलों के साथ में या फर्क के साथ में। तो IM को भी खूब बेनिफिट मिला है नासा से, लेकिन बेनिफिट देने का तरीका कुछ अलग है नासा का, डिस्टिंक्शन जो है, फर्क काफ़ी है इस बार। अब कैसे इसको बेनिफिट मिला भाई डिस्टिंक्शन में, कैसे अलग से मिला? IM लॉन्च्ड इट्स ऑडिसिस लैंडर टू द मून एज पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज और CLPS प्रोग्राम। कह रहा है IM ने लॉन्च किया था अपने ऑडिसिस लैंडर को। लैंडर का मतलब है वो स्पेस क्राफ्ट, वो प्लेन, वो एयरक्राफ्ट जो ऊपर जाएगा, और ऑडिसस इसका नाम है ना, ये ग्रीक कैरेक्टर था, ग्रीक गॉड थे ऑडिसस। तो इनका जो स्पेस क्राफ्ट था, लैंडर था जो मून की तरफ, कह रहा है इसने इसको लॉन्च किया नासा के ही प्रोग्राम के अंडर में या उसके हिस्से के तौर पे, और प्रोग्राम का नाम है नासा के CLPS प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है भाई? कह रहा है जी इसमें ये होता है थ्रू विच द एजेंसी इज फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड कमर्शियल मिशंस टू द मून, होपिंग देयर फाइंडिंग्स विल ईज नासाज इवेंचुअल रिटर्न टू द नेचुरल सैटेलाइट। कह रहा है ये वो प्रोग्राम है जिसके जरिए थ्रू विच, ये वो प्रोग्राम है जिसके जरिए थ्रू विच ये जो एजेंसी है जिसका नाम है नासा, वो फंड कर रही है, पैसा दे रही है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, उपकरणों के लिए जो रहेंगे ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी शिप या प्लेन के ऊपर, जब वो उड़ रहा हो या पानी में तैर रहा हो। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड रहेंगे, इनके एयरक्राफ्ट में रहेंगे कमर्शियल मिशंस के दौरान जो मून की तरफ जाएगा। और ये इसलिए फंड कर रही है नासा, होप करते हुए, ये आशा करते हुए, उम्मीद करते हुए कि इन प्राइवेट कंपनीज के जो मिशन की फाइंडिंग्स हैं, जो नतीजे हैं, वो आसान बना देंगे नासा की फिर से रिटर्न को, फिर से वापसी को धरती के नेचुरल सैटेलाइट की तरफ, यानी कि चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा धरती का नेचुरल सैटेलाइट है ना, नेचर ने हमें बना के दिया एक सैटेलाइट। तो नासा इस उम्मीद के अंदर प्राइवेट कंपनियों को पैसा दे रहा है कि तुम भेजो वहाँ पे सैटेलाइट, फिर हम भी लास्ट में भेजेंगे आपके बाद। IM की वर्ब है लॉन्च्ड, CLPS प्रोग्राम के अंदर सारा लॉन्च हुआ है। एजेंसी की वर्ब है इज फंडिंग, फाइंडिंग्स की वर्ब है रिलीज। बढ़े आगे। कह रहा है जी IM's Odysseus itself had a rocky last leg of the journey। कह रहा है अगर ओडिसस की कहानी सुने जो IM ने अभी भेजा था, जो सॉफ्ट लैंड किया, कह रहा है इसकी खुद की जो है ना एक रॉकी लास्ट लेग रहा है जर्नी का। लेग का मतलब होता है फेज, हिस्सा, चरण, है ना। 4 लेग अगर किसी चीज़ के हैं तो उसके 4 फेज हैं। तो इसका जो आखिरी फेज था, लास्ट लेग जो था इस ओडिसस नाम के एयरक्राफ्ट का, वो बहुत ही रॉकी रहा, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा या उबड़ खाबड़ रहा। तो कैसे रहा भाई लास्ट लेग खराब? आगे बता रहा है कॉलम लगा के। कह रहा है जी एज इट डिसेंट गॉट अंडर वे द लैंडर्स नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स ग्लिस्ट। कह रहा है जैसे ही इसका डिसेंट जो है, इसका उतार जो है, वो अंडर वे गेट हुआ। गेट अंडर वे होना यानी किसी चीज़ का अमल में आना, शुरुआत होना, किसी चीज़ को बिगिन होना।
जैसे ही ये उतरना शुरू हुआ, इसका डिसेंट या उतार जो है अंडरवे हुआ, वैसे ही इसका नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो ग्लिच कर गए, वो मॉल फंक्शन कर गए, वो ख़राब हो गए। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ फोर्सिंग IM इंजीनियर्स टू क्विकली कॉबल टुगेदर अ फिक्स। ये सारा काम इन्होंने किया फोर्स करते हुए IM के इंजीनियर्स को कि वो फटाफट से जुगाड़ लगा के एक फिक्स बनाए, एक मरम्मत बनाए, एक जुगाड़ बनाए। फिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ की मरम्मत, किसी चीज़ का हल, है ना, जो आप फटाफट से बनाते हो। तो जुगाड़ लगा के वो भी कुछ हल निकालें और फिर क्या करें? एंड ट्रांसमिट इट टू द क्राफ्ट, और ये ट्रांसमिट करें या यहाँ से भेजें क्राफ्ट तक, इस, समझ गए ना, इस एयरक्राफ्ट तक। और क्यों? इंस्ट्रक्टिंग इट टू स्विच टू एन एक्सपेरिमेंटल नासा इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड। इंस्ट्रक्ट करते हुए इस एयरक्राफ्ट को कि ये स्विच करे एक दूसरे नासा के इंस्ट्रूमेंट को, जो एक्सपेरिमेंटल था, जो भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया गया था और जो ऑन बोर्ड था, जो इस एयरक्राफ्ट में मौजूद था। तो ये काम हुआ। जब ये उतरने लगा तो इसका एक सिस्टम फेल हो गया, फिर ये लैंड नहीं कर पाता, क्रैश हो जाता। तो नीचे जो इंजीनियर बैठे थे उन्होंने फटाफट कुछ जुगाड़ लगाया और एक हल निकाला, और उस हल को इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू इस एयरक्राफ्ट तक भेजा, है ना। एक कोड भेजा यहाँ से, एक इंस्ट्रक्शन भेजी, और इंस्ट्रक्शन ये थी कि जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया उसके पीछे मत पड़ो, हमने एक नासा का एक और इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा हुआ है, अब उसका इस्तेमाल करो ताकि आप उतर सको। तो ये अल्टीमेटली लास्ट लेग ऑफ द जर्नी था। समझ पाए ना मीनिंग? IM ओडिसेस की वर्ब है हैड, इट हैड अ लास्ट लेग ऑफ जर्नी विच वॉज रॉकी। यहाँ पे हैव वर्ब जो है एक्सपीरियंस का काम कर रही है या अनुभव करने का काम कर रही है। हैव के 3 मीनिंग्स आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है एक्सपीरियंस करना। डिसेंट की वर्ब है गॉट अंडर वे, इंस्ट्रूमेंट की वर्ब है ग्लिच्ड, ग्लिच करना, माल फंक्शन करना, किसी चीज़ का खराब हो जाना। कॉबल टुगेदर, पैस टुगेदर, जुगाड़ करना, है ना, जैसे वो शू मेकर करता है ना, जूते पे लगा लगा के। चलिए, कह रहा है आफ्टर दिस हॉट फिक्स ऑडेसिस अपीयर टू हैव सॉफ्ट लैंड। इस हॉट फिक्स के बाद, हॉट फिक्स का मतलब है जो गर्मी गर्मी में और फटाफट में किया गया हो, ऐसा फिक्स, ऐसा जुगाड़, ऐसी मरम्मत। इस जल्दबाजी की मरम्मत के बाद में या हॉट फिक्स के बाद में या बैंड एड फिक्स के बाद में ऑडेसिस अपीयर होता है कि वो सॉफ्ट लैंड कर चुका है, आराम से लैंड कर चुका है मून पे। बट नो कन्फर्मेशन वॉज readily forthcoming due to a weak data link between the craft and antennae on the earth। कह रहे लेकिन इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन फोर्थ कमिंग नहीं है, सामने से नहीं आ रही है। लगता है कि उतर गया, पर उतरा या नहीं उतरा ये हमें अच्छे से नहीं पता। और क्यों? क्योंकि डेटा का लिंक बड़ा ख़राब है, बड़ा वीक है इस एयरक्राफ्ट और उन एंटेने के बीच में, उन एंटेनाओं के बीच में जो अर्थ पे लगे हैं। तो अभी डेटा आ रहा है और 10 दिन में पता लगेगा कि ये क्या हुआ है इसके साथ में, है ना। धीरे धीरे डेटा जो है वहाँ से अपलोड हो रहा है। ऑडिसेस की वर्ब है अपीयर्ड, कन्फर्मेशन की वर्ब है वॉज फोर्थ कमिंग, हॉट फिक्स मैंने आपको बता दिया। एंटीना, एंटीना उसी का प्लूरल बना दिया एंटीने। सारे वो वर्ड्स याद करो जिनके लास्ट में ई लगा के आप उनका प्लूरल बनाते हैं। फॉर्मूला, सिंगुलर हो तो फॉर्मूला, प्लूरल हो तो फॉर्मूले, याद है ना। लेक्यूना, सिंगल हो तो लेक्यूना, प्लूरल हो तो लेक्यूने। तो ये वही वर्ड्स हैं, लेक्यूना, फॉर्मूला और एंटीना। चलिए, नाउन चैप्टर क्लास नंबर 3 बेसिक ग्रामर, अच्छे से सारे वर्ड आपको अच्छे से करवाए लॉजिक के साथ में, है ना। कह रहे नेक्स्ट डे IM सैड ऑडेसिस में है टिप्ड ओवर। कह रहे अगले दिन जो है इंट्यूटिव मशीन कंपनी ने ये कहा कि हमारा जो ऑडेसिस है, हो सकता है ये गुड़ गया हो, लुढ़क गया हो, टिप ओवर कर गया हो, गुलाटी मार गया हो। कह रहे बट विदाउट कॉन्सिक्वेंस टू मोस्ट ऑफ इट्स पेलोड्स, लेकिन बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के, बिना किसी एडवर्स रिजल्ट के, बुरे परिणाम के, इसके अंदर जो पेलोड लगे हुए हैं, जो लोड इसके साथ में पे करके जा रहा है, इसके साथ में जो बड़े बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, है ना, जो जाके वहाँ पे रिसर्च करेंगी, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के हुआ है, उनको कोई नुकसान हमने नहीं होने दिया। और इसमें क्या है, इंक्लूडिंग 6 फ्रॉम नासा, जिसमें नासा के भी 6, ऐसा समझ लो, रोबोट्स जो हैं वो शामिल हैं। और इसके सोलर पैनल्स, वो पैनल्स जिससे पावर्ड होगा, सोलर पैनल्स, तो किसी को भी कोई नुकसान न जो है नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ तक हमें ये पता लगा कि रॉकेट जो है इसका वो लुढ़क तो गया है वहाँ जाके, है ना। कह रहा IM सक्सेस टेस्टिफाइज टू द पोटेंशियल ऑफ द CLPS प्रोग्राम एंड कुड हेल्प एक्सटेंड इट इन फ्यूचर। IMs की जो सक्सेस है, इंट्यूटिव मशीन की जो कामयाबी है, वो टेस्टिफाई करती है, गवाही देती है, अटेस्ट या अफर्म करती है पोटेंशियल को या संभावना को नासा के CLPS प्रोग्राम की। तो CLPS प्रोग्राम एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम है और इसकी गवाही जो है आपको IM का ये स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी सक्सेस दे रही है। और कैसे, क्या करती है, ये हेल्प कर सकती है एक्सटेंड करने में
इस काम को, इस प्रोग्राम को फ्यूचर में। ये प्रोग्राम और आगे कई साल और भी चल सकता है। सक्सेस कैन टेस्टिफाइज, सक्सेस कैन हेल्प एंड कुड हेल्प एंड सक्सेस टेस्टिफाइज, दोनों ही सब्जेक्ट की वर्ब्स हैं। कह रहा नासा से इन द CLPS मिशंस इज लिमिटेड। नासा की जो से है, देख रहे हो से यहाँ पे एक नाउन है। वर्ब फॉर्म में से का मतलब होता है कहना, याद ना, से, सेड, ये वो से नहीं है। यहाँ पे से का मतलब होता है आपकी वो बात जो चल पाए, है ना, आपकी आवाज़, किसी मामले में आपकी बात। कह रहे जी नासा की जो बात है इस पूरे मिशन में वो लिमिटेड है, वो सीमित है। नासा की इतनी बात इस मिशन में मानी जाती है। और कहाँ तक लिमिटेड है? टू लगा के बता रहे हैं, टू फ्लैगिंग इंटरेस्टिंग लैंडिंग साइट्स एंड प्रोवाइडिंग सम पेलोड्स, कि फ्लैग किया जाए, नोटिफाई किया जाए इंटरेस्टिंग लैंडिंग साइट्स को, ऐसी लैंडिंग साइट्स जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको अपना एयरक्राफ्ट जो है लैंड करवाना है, और प्रोवाइड किया जाए कुछ पेलोड्स को। नासा सिर्फ इतना ही कर सकता है कि यहाँ पे लैंड करवाओ और ये हमारा वाला रोबोट भी साथ में ले जाओ, है ना। इससे ज़्यादा नासा जो है कुछ नहीं कह सकता। तो नासा की से जो है वो है इज लिमिटेड। फ्लैग करना आपने देख लिया, किसी चीज़ को इशारा करना, इंडिकेट करना। कह रहा बाय 2020 इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड 14 कंपनीज टू बिड ऑन मिशंस विद इट्स पर साइज ऑफ 2.6 बिलियन। 2020 तक की ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था 14 कंपनियों से कि वो बिड करें इसके मिशंस पे, वो बोली लगाएं या पार्टिसिपेट करें नासा के मिशन में। और ये सारा काम किया था इसने 2.6 बिलियन डॉलर के पर साइज के साथ में, लगभग 20,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ में। तो 20,000 करोड़ लेके नासा लाया, उसने टेबल पे रखे और बोला बताओ कौन कौन सी कंपनी आएगी हमारे इस पैसे को यूज़ करके हमें हेल्प करेगी, है ना। तो ऐसे 20 कंपनियों से इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कह रहा है फॉर द डिवोल्यूशन of such critical responsibilities to be possible in any countries, it needs, as the US possesses a healthy and diversified private space service landscape। कह रहा है जी डिवोल्यूशन के लिए, देखिए डिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल्स तक आना। आज भाई ऊपर तो नासा सारे काम कर रहा है, इसने 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम ये काम करो, उन 2 ने 4 को और को दे दिया, इन 4 ने 8 से और बात की, ऊपर से डिवोल्यूशन हो रहा है नीचे की तरफ। कह रहा है जी डिवोल्यूशन करवाने के लिए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और क्या करवाने के लिए, पॉसिबल, इसको पॉसिबल करवाने के लिए किसी भी देश में, कह रहा है नासा को ज़रूरत है, इट नीड्स, और जैसा कि यूएस पजेस भी करता है, जो कि यूएस के पास है भी, और क्या, एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फैला हुआ या डाइवर्सिफाइड प्राइवेट स्पेस सर्विस का लैंडस्केप। ये तभी हो सकता है जब टेस्ला और IM जैसी प्राइवेट कंपनियां, होनहार कंपनियां किसी देश में हों। नासा को जरूरत भी है इनकी, और अमेरिका में ये कंपनियां हैं भी, अमेरिका पजेसेस दीज कंपनीज। समझ गए? इट आया नासा के लिए वर्ब नीड्स, यूएस की वर्ब है पजेसेस। कह रहा है जी दिस इज द वैल्यू ऑफ IM सक्सेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द US स्पेस प्रोग्राम। यही वैल्यू है, यही कीमत है इस कंपनी की सक्सेस की, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस नज़रिए से जो है अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम का। इस कंपनी की कोई सक्सेस नहीं है ये अमेरिका एज ए कंट्री की सक्सेस है, उसका स्पेस प्रोग्राम सक्सेस कर रहा है। सरकार ने पैसे निकाले, नासा को बोला तुम बांटो, प्राइवेट कंपनियों को बुलाओ, काम करवाओ उनसे, है ना। तो ये इस कंपनी की सक्सेस नहीं, इसके मायने हैं पूरे देश की सक्सेस के, अमेरिका की सक्सेस के। कह रहे हैं इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड अप टू 100% ऑटोमेटिक FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन पार्ट ऑफ इट्स नेशनल स्पेस प्रोग्राम। कह रहे भारत ने भी सबक लिया इस चीज़ से, और हाल ही में अप्रूव कर दिया 100% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को या फॉरेन से आने वाली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में, अपने नेशनल स्पेस प्रोग्राम के, अपने इसरो के जो प्रोग्राम चल रहे हैं स्पेस के फील्ड में। और कैसे? पोटेंशियली पेविंग द वे फॉर हेल्दी कंपटीशन अमंग इंडियन स्टार्टअप्स टू ईज इसरोज बर्डन इन फ्यूचर। संभावित तौर पे पेव करते हुए वे को, साफ करते हुए रास्ते को हेल्दी कंपटीशन के लिए कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स में, ताकि ईज किया जा सके, आसान बनाया जा सके इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या वजन को, बर्डन को फ्यूचर के अंदर। तो भारत भी अब नासा से सीख ले रहा है, अमेरिका से। हम भी CLPS जैसा प्रोग्राम चला रहे हैं, इंडिया में स्टार्टअप्स आएंगे और इसरो से पैसा लेकर के इसरो के लिए काम करेंगे, इसरो को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सीख बताई गई है, इंडिया की वो है रिसेंटली अप्रूव्ड। ईजी है ना, फटाफट इसीलिए प्रोसेस कर रहा हूँ मैं ये। पेव द वे फॉर करना ईडियम है, किसी चीज़ के रास्ते को साफ करना या आसान बनाना। ठीक है, पेव द वे फॉर। स्पेस इज एन एरिया दैट नेसेसिटेट्स एक्सपांसिव कोलैबोरेशन अमंग नेशंस एंड विद इन देम।
स्पेस एक ऐसा एरिया है जो जरूरी बनाता है बड़े स्केल पे या जिंदा दिली के साथ होने वाले स्केल पे कोलैबोरेशन को, सहयोग को, नेशंस के बीच में भी और नेशंस के विद इन भी, अंदर भी। इस एरिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर भी मिलकर काम करें किसी भी देश के अंदर, और देशों की, नेशंस की सरकारें भी आपस में मिलकर काम करें, अमंग नेशंस भी बड़ा अच्छा सा कोलैबोरेशन हो। स्पेस की ओवर इज दैट की ओवर नेसेसिटेट्स। दैट आया इस एरिया के लिए, एरिया यहाँ पे कॉमन नाउन है, इसलिए दैट को रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया गया। चलिए रैप अप करें क्लास को। बहुत इजी था आज का आर्टिकल, 8.5-9 नंबर से ज़्यादा इसको नहीं मिलेंगे आउट ऑफ 10। अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे आर्टिकल की थीम पूछी है। अगर ये पूरा आर्टिकल आपको अपने छोटे भाई या बहन को बताना हो जो 8वीं या 9वीं क्लास में हो, आसान भाषा में बताना है उसको, तो आप कौन सा सेंटेंस चारों में से चूज करेंगे? समझ गए ना? किसी मूवी की स्टोरी बतानी है शोले की, तो शोले की स्टोरी क्या होगी? जय और वीरू थे, उन्होंने बिना हाथ वाले जो है ठाकुर को गब्बर से इंसाफ दिलाया। स्टोरी यही है शोले की। तो इसी तरीके से इस आर्टिकल की स्टोरी आपको बतानी है एक सेंटेंस में। थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि चारों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन स्टोरी तो एक ही सेंटेंस बताएगा, बाकी सब तो समझ गए ना, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। चलो कोशिश करो अपना आंसर निकालने की। फर्स्ट कमेंट में जो सही आंसर है, जो थीम है इस आर्टिकल का, वो मैंने आंसर डाल दिया है। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट को चेक करो। सेकंड में पूछा है जी, ग्रेगेरियस और टॉकेटिव के लिए कौन सा वर्ड चूज करेंगे? 3 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। हो सकता है एक ही वर्ड इसका आंसर हो सकता है 2 वर्ड्स जो हैं फ्रेंडली और टॉकेटिव के सिनोनिम्स हों। ठीक है, जो जो इन तीनों में से सिनोनिम बनते हैं उनको आपको आंसर बनाना है। थोड़ा ट्रिकी है, कोशिश करना। कॉबल टुगेदर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स आपको आ गया होगा। कॉबल यानी शू मेकर, कॉबलर। ऑन द वेन फ्रेज का मीनिंग आपसे पूछा है, ठीक है ना, वेन वाले वर्ड्स इसको कनेक्ट कर लेना। लास्ट वाले में 3 एरर्स हैं। ये जो मैंने डार्क वर्ड्स को किया है, इनके आसपास वो एरर्स आपको मिलेंगी। खुद से ट्राई दो, बहुत इजी हैं। इन वर्ड्स के आसपास देखोगे तो एरर्स आपको मिल जाएंगी। खुद से ट्राई दो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से चेक करके मुझे बताना। क्लास पूरी देखी, समझ में आई तो लिखा करो। कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।